भोपाल को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है, पर वास्तव में इसका इतिहास और भी बहुत पुराना है। भोपाल का नाम ही भोजपाल से पड़ा। भोजपाल मतलब राजा भोज की बनाई हुई पाल। पाल होता है बांध। संस्कृत में डैम या बांध को पाल कहा जाता है। कई कथाओं और इतिहासकारों के मत के अनुसार भोपाल का पुराना नाम भोजपाल था। यह नाम 11वीं सदी में हुए परमार राजवंश के 9वें शासक राजा भोज के नाम पर पड़ा। राजा भोज ने अपनी एक अति महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत इस जगह जहां आज भोपाल शहर है, एक बांध यानी पाल बनवाया और इसी से इस जगह का नामकरण हुआ। 9वीं सदी में शुरू हुआ परमार राजवंश 11वीं सदी आते आते पूरे मालवा पर फैल चुका था। 11वीं सदी में उत्तर भारत के समस्त राजपूत राजाओं में आपसी संघर्ष हो गए। उस संघर्ष में सबसे प्रभावशाली राजा भोज थे। इन्होंने अपने राज्य के विस्तार के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। राजा भोज 11वीं सदी में मालवा के शासक थे और उनकी जो राजधानी थी वो धार थी। और ये जो क्षेत्र है भोपाल का उनके अधिकार क्षेत्र में रहा होगा। 1010 से 1055 ईस्वी तक राज करने वाले भोज अपने काल में कई मंदिरों, संस्कृत विद्यालयों और औषधालयों की आर्थिक सहायता कर रहे थे और कई योजनाओं पर काम भी कर रहे थे। मगर राजा भोज के मन में एक ऐसी योजना भी थी जो उन्हें एक आम शासक से महान पालक बनाने वाली थी। भोज अपने राज्य की 9 मुख्य नदियों का रास्ता बदलने वाले थे। इन मुख्य नदियों और कई बरसाती नदियों के पानी को मिलाकर वे एक विशाल कुंड बनवाने वाले थे। आज उस योजना के बारे में इस क्षेत्र में कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी कहावत है कि उनको कोढ़ हो गया था, कुष्ठ रोग, और किसी ने उन्हें सलाह दी कि 9 नदियां 99 नाले जोड़कर एक तालाब बनाइए और उसमें स्नान करिए। इसके पीछे कहानी है कि उसको कुष्ठ रोग हो गया और तमाम नदियों के इकट्ठा करके बांध बनवाया और शिव की उपासना के लिए काम किया। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि भोज स्वयं एक निर्माणक था। हो सकता है कि उसने इस तरह की योजना बनाई हो, लेकिन लिखित रिकॉर्ड नहीं है। ये क्षेत्रीय इतिहास है। कहानी के अनुसार अपने कुष्ठ रोग से निजात पाने के लिए भीमकुंड में नहाकर शिव की उपासना करनी थी, जिस कारण कुंड के ठीक बगल में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण भी हो रहा था, जिसे आज हम भोजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एक और कहानी है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एक कहानी ये है कि जब ये राजा भोज की पैदाइश हो रही थी, उस वक्त कई लोगों ने इनको कहा गया कि ये जो है अभी समय इनका उचित नहीं है पैदाइश का। अगर ये थोड़ा एक पहर और निकल जाए तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे। भोज के पिता सिंधु राजा ने अपने ज्योतिषों की बात मान ली और किसी तरह रानी सावित्री का प्रसव एक पहर तक रोके रखा। रानी अधिक प्रसव पीड़ा ना झेल सकी और भोज को जन्म देते हुए उनका देहांत हो गया। राजा भोज अपने आप को मां की मृत्यु का कारण समझते थे और दंत कथा के अनुसार राजा ने इस पाप से मुक्त होने के लिए 9 नदियों और 99 नालों को मिलाकर यह भीमकुंड बनवाया और स्नान किया। कथाएं और कहानियां तो कई सारी हैं, मगर शोधकर्ताओं के अनुसार राजा ने इन नदियों को किसी पाप या रोग से मुक्त होने के लिए नहीं मोड़ा, बल्कि अपने क्षेत्र में आ रही जगह जगह बाढ़ को रोकने के लिए नदियों पर बांध बनवाए। भोजपुर का मंदिर बनवाने से पहले राजा भोज ने जो विशाल तालाब बनाया उसे लोग भीमकुंड के नाम से जानते हैं। आज वो तालाब नहीं है। जो भोपाल का बड़ा तालाब है, ये उसी विशाल तालाब जो भीमकुंड था उसका फीडर लेक है। फीडर लेक मतलब होता है कि पानी को इकट्ठा करके उस लेक तक, बड़े लेक तक पानी पहुंचाना। तो इतना बड़ा तालाब कैसे भरेंगे? तो उसके लिए क्या किया गया, लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का पूरा की पूरा लैंडस्केपिंग की गई। तो कहानी शुरू होती है सीहोर से। सीहोर से एक नदी आती है जिसका नाम है कोल्हास नदी। वो सीहोर से भोपाल की तरफ जब आती है तो क्या किया कि उसके कोर्स पर, कोल्हास के कोर्स पर एक बांध बनाया। इस बांध के बन जाने से
इस मिट्टी के बांध के बन जाने से कोलास नदी का जो कोर्स था, जो पानी की धारा थी, वो रुक गई। और जब धारा रुक गई तो पानी का स्तर बढ़ता चला गया, उसका फैलाव क्षेत्र भी बढ़ता चला गया और बन गया बड़ा तालाब। इस बड़े तालाब के पानी का ओवरफ्लो निकालने के लिए बांध में एक कैनाल भी बनाई गई, जो आज भी एग्जिस्ट करती है और वर्किंग है। तो इसका पानी जो है, बड़े तालाब का जो ओवरफ्लो है, वो इस कैनाल से छोटे तालाब की तरफ निकाल दिया जाता है, आज भी निकालते हैं। दूसरा जो तरीका था ओवरफ्लो निकालने का, जिसकी वजह से बड़ा तालाब बनाया ही था, इन्होंने क्या किया, एक और नदी बहती है जिसका नाम है कलियासोत। उस नदी में बड़े तालाब का पानी ओवरफ्लो जो है वो सबमर्ज करा दिया। तो अब ये समझिए कि बड़े तालाब का ओवरफ्लो जो है वो कलियासोत लेकर आगे बढ़ी। तो जब ये कलियासोत नदी इन सब नदियों का पानी, बड़े तालाब का पानी लेकर जब आगे बढ़ती है, तो जब ये रायसेन में मेंदुआ विलेज नाम की एक जगह है, वहाँ पर पहुँचती है, तो वहाँ फिर से एक बांध बनाया। और कोई छोटा मोटा बांध नहीं, करीब 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा बांध है ये मिट्टी से बना बांध है। इसके दोनों तरफ पत्थरों की क्लैडिंग की गई है, जिससे कि मिट्टी बह ना जाए। ये बांध जो बनाया गया था, ये कलियासोत नदी की धारा को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए बनाया गया था। और आज भी ऐसा है कि धारा आज भी मुड़ी हुई है। क्यों मोड़ा इस नदी की धारा को? इसलिए मोड़ा कि उस समय की प्लानिंग ये थी कि कलियासोत नदी जो बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, बेतवा में जाके मिलती है, वो अब भी बेतवा में ही मिले, लेकिन जिस जगह भोजपुर का मंदिर बनना है उस जगह से पहले ही बेतवा में मिल जाए। तो इस तरीके से जब इसकी धारा मुड़ गई, तो आज भी ये धारा जो है बेतवा में भोजपुर के मंदिर से पहले ही मिल जाती है। जहां ये बेतवा में इन सबका संगम हुआ, बस ठीक उसी के पास में भोजपुर के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। बेतवा जब आगे लेकर चलती है पानी, तो फिर से एक और बांध बनाया, तीसरा बांध। और इस तीसरे बांध के बनने से ये जो 500 किलोमीटर एरिया है, जो कि भोपाल, रायसेन और सीहोर का हिस्सा कवर करता है, ये पूरा की पूरा एरिया, जहाँ भी जितने भी आउटलेट थे, जहाँ से पानी नदियों के द्वारा बहकर निकल सकता था, वो सारे बंद कर दिए गए। और ये पूरा क्षेत्र जो है एक कटोरे नुमा क्षेत्र में बदल गया, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियाँ थी। तो अब बारिश का पानी और नदियों का पानी इस कटोरे में इकट्ठा होने लगा। इन नदियों के पानी से ही भीमकुंड बना और उसके ठीक ऊपर अधूरा भोजेश्वर मंदिर। 15वीं शताब्दी में जो सुल्तान था होशंग शाह, उनके समय में लिखा गया कि उन्होंने जो ये बेतवा पर बना हुआ तीसरा बांध था, इस बांध को तोड़ा था। और उस बांध के टूटने से ये जो भीमकुंड का पानी था, ये बहकर निकल गया। भीमकुंड के बन जाने से क्षेत्र में कई फीडर लेक्स बने। इन्हीं में से एक फीडर लेक के आसपास लोगों के बसने से आज का भोपाल अपनी शक्ल लेने लगा। जब भोपाल में इतनी बड़ी वाटर बॉडी बन गई, तो निश्चित ही शहर तो बसना ही था, तो भोपाल बसा। और जिसे हम आज चौक के नाम से जानते हैं, जहाँ जामा मस्जिद है, यहाँ पर एक सभा मंडल हुआ करता था। वहाँ सबसे पहले शहर बसाया गया। परमारों ने सबसे पहले उस समय के भोपाल को एक चौकोर नगर की शक्ल दी, जिसके 4 मुख्य मार्ग नगर के मध्य में जोड़ते थे, जहां उदयवर्मन परमार की पत्नी रानी श्यामली ने एक सभा मंडल बनवाया, जिसमें वेदों और दूसरे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और कराया जाता था। ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। यह शायद नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद सेकंड इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कहीं होगा, तो वो यहाँ था। इस सभा मंडप में 500 विद्वान स्कॉलर्स पढ़ते थे, जिनका खर्च राजा भोज उठाते थे। इससे हमें पता चलता है कि पूरा की पूरा एक शहर यहाँ था। अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें आज भी, तो आपको ग्रिड सिस्टम पर बटा हुआ एक पूरा की पूरा शहर दिखाई देता है। ये एक पूरा प्लान्ड शहर था, चौकोर, जिसको 4 रोड जो हैं आपस में काटती थी, और बीच में सभा मंडल रहा होगा। भोपाल की वह जगह संभवतः जुमराती में आज भी है, जहां जैन मंदिरों का समूह है, क्योंकि जो अभिलेख प्राप्त हुए थे वो वहीं से आए थे। उस सभा मंडप की तलाश आज भी विद्वानों को है। राजा भोज अपने राज्य में निर्माण कला के साथ साथ अध्ययनशालाओं का भी वित्त पोषण कर रहे थे। इन संस्थानों में विद्वान कई विषयों पर
शोध कर रहे थे। ये विद्वानों ने गणित, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र सब पर अलग अलग किताबें लिखी। यहाँ तक कि नाविका विहार, नाव का विहार कैसे किया जाता है, उस पर भी पुस्तक है। ये उन्हीं पाठशालाओं की देन है जिनका चर्चा मैंने अभी किया। ये ग्रंथों की सूची हम जानते हैं उत्तर भारत के किसी भी राजा में, चाहे राजपूत रहा या इनसे संबंधित हो न हो, किसी ने नहीं किया है। 1-2 पुस्तकों का नाम आता है। सम्रांगण सूत्रधार एक ग्रंथ है, आज भी उस पर तमाम सेमिनार जगह जगह हो रहे हैं। उसने जो विधि मंदिर स्थापना की बताई है वो समस्त भारत में फॉलो किया जाता है। और अध्याय नंबर 65 में भूमिज टेम्पल की चर्चा करता है। भूमिज मंदिर, ये मंदिर विशिष्ट हैं पूरे उत्तर भारत में। और इसके मंदिर के बनने के बाद ये गुजरात, बुंदेलखंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी राजाओं ने नकल करने की कोशिश की है। और ये सारे छाप इस टेम्पल के जो वास्तुगत विशेषताएं हैं और मूर्ति शिल्प की जो विशेषताएं हैं, उन्होंने लोगों ने नकल करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पहुंच नहीं पाया है। भोज अपने आप को 105 ईसा पूर्व में हुए उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जैसा महान देखना चाहते थे, जो उनके कार्यों में झलकता है। मगर जैसा कि प्रकृति का नियम है, महान व्यक्ति हो या साम्राज्य, सभी का अंत निर्धारित होता है। राजा भोज की मृत्यु के बाद परमारों की चमक फीकी पड़ने लगी। राजा भोज के बाद भी मालवा का ये क्षेत्र 250 सालों तक और परमारों के पास रहा। 12वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिर के किले का विजय करके वापस आ रहा था, तो रास्ते में यह क्षेत्र पड़ता, क्योंकि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के मध्य में भोपाल पड़ता। यहाँ पर उसका संघर्ष एक परमार राजकुमार से हुआ जिसका नाम महलक देव था। ये कोशिश किया कि अलाउद्दीन इधर से दिल्ली न जाने पाए, लेकिन मारा गया। यहाँ से परमार शक्ति कमजोर होने लगी। कहा जाता है कि उदयादित्य नाम का एक अंतिम शासक विदिशा में था। उदयादित्य राजा भोज का सगा संबंधी था, क्योंकि गंज बासौदा के नजदीक उदयपुर नामक गांव आज भी है, जहां उदयादित्य का उदयेश्वर मंदिर, भव्य मंदिर आज भी है। उसमें सुरक्षित दरवाजे पर एक लेख है और बताता है कि मैं भोज का निकटस्थ संबंधी हूँ और मैंने परमार राज की रक्षा उसी तरह से की जैसे निर्वराह ने पृथ्वी की रक्षा की। परमारों के अंत के साथ मध्य भारत का ये क्षेत्र सुनसान और वीरान हो गया। परमारों का वो वैभव नहीं रहा जो हुआ करता था। धीरे धीरे परमार शासन खत्म हो गया और फिर हमको कोई एक बहुत खास इतिहास भोपाल का दिखाई नहीं देता। हाँ, लेकिन 16वीं-17वीं शताब्दी में यहाँ गोंड फिर से दिखाई देते हैं। जहाँ जहाँ परमारों का शासन था वहीं पर गोंड बस गए। जब किसी क्षेत्र में कोई बड़ा साम्राज्य धराशायी होता है तो उनकी जगह लेने के लिए क्षेत्र के कई छोटे बड़े सरदार और समूह पहले से ही तैयार रहते हैं। मालवा के साथ भी ऐसा ही हुआ। परमारों की छाया में फल फूल रहे गौड़ जनजाति के लोग 14वीं शताब्दी में परमारों के पतन के बाद सत्ता में आ गए। गोंडों ने इस जो भी जिसके कब्जे में आया वो लेते चला गया और एक यहाँ पे गोंडवाना हुकूमत कायम हो गई। बहुत ही बहादुर शासक थे ये लोग, लड़ने में बहादुर थे, जिसके तरफ हो जाए जीत उसकी होती थी। ऐसा ही भोपाल में भी हुआ। जहाँ कोलास नदी पर बना हुआ बांध था, उसी जगह पर गोंडों ने अपना एक किला बनाया जिसे आज पुराना किला के नाम से जाना जाता है। ये 7 मंजिला महल था। भोपाल में राजा भोज के बनाए बांध पर बना यह गोंड महल निर्माण कला का उत्तम उदाहरण है। 1710 आते आते भोपाल और आसपास का काफी क्षेत्र गौड़ राजा निजाम शाह के कब्जे में आ गया, जिनकी राजधानी किन्नौरगढ़ थी।
निजाम शाह के धर्म और नाम को लेकर विद्वानों में कई मतभेद हैं। कोई कहता है कि निजाम शाह के परिवार ने दिल्ली के बादशाह शाहजहां के संपर्क में आने के बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो कोई कुछ और। उस जमाने में एक फैशन बन गया था मुसलमानों की, जो तखल्लुस थे, टाइटिल, वो हिंदू राजा भी, गोंड राजा उनसे संपर्क में रहते थे ना, मुगल आर्मी के संपर्क में रहते थे, तो इनकी हिंदू संस्कृति तो थी, लेकिन आपसी व्यवहार के नाते वो तखल्लुस, वो टाइटिल, वो पदवी अपने यहाँ रखना शुरू कर दिए निजाम शाह। ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस्लाम स्वीकार कर लिए थे, इस्लाम नहीं स्वीकार किए थे, एक तरह से फैशन था दिल्ली से लेकर के यहाँ तक। धर्म कुछ भी रहा हो, मगर उनकी संस्कृति और रहन सहन पूरा गोंडों के जैसा ही था। निजाम शाह तो अपने राज में प्रख्यात थे ही, मगर उनकी पत्नी ने इस क्षेत्र की अनेक लोक कहानियों और गीतों में स्थान पाया। रानी कमलापति